अभी तक आपने सुना। इस पर रूहान ने कहा, दो खुशखबरी मतलब? दूसरी कौन सी है? दूसरी है हमारी रूहानी की सगाई और उसकी शादी की। पता है रूहान, आज लड़के वाले इसे देखने आए थे। ये उन्हें पसंद आ गई है और उन्होंने आज सगाई भी कर ली है। तारीख महापूजा के एक दिन बाद की है। हम सब तो बहुत खुश हैं। लड़का बहुत अच्छा है, रूहानी को पसंद आ गया है। आदित्य बोले जा रहा था और रूहान बैठा सुन रहा था। उसकी नज़र रूहानी पर थी, जिसकी पीठ रूहान की तरफ थी। अब आ गई। आदित्य ने जब रूहान को ये बताया कि रूहानी की सगाई हो गई है, तो रूहान रूहानी की तरफ देख रहा था। सलोनी बहुत गौर से रूहान की नज़रों को देख रही थी। उसे उसमें गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रूहानी उसकी तरफ वैसे ही पीठ किए खड़ी थी और बच्चे से खेल रही थी। रूपा ने उससे कहा, लो भैया मिठाई खाओ, रूहू दीदी की सगाई होने की। रूपा के कहने पर रूहान ने रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं मिठाई नहीं खाता, मुझे मीठा पसंद नहीं है। रूहानी सब सुन रही थी पर कुछ बोल नहीं रही थी। वो बच्चे को सुलाने के लिए मुड़ी तो रूहान ने उसके चेहरे को देखा, जिस पर खुशी नहीं थी। वो बच्चे को पालने में सुला रही थी तो रूपा की नज़र रूहानी के हाथों पर गई, जिसमें सगाई की अंगूठी नहीं थी। ये देख वो रूहानी से बोली, रू दीदी, आपकी सगाई की अंगूठी कहाँ है? आपके हाथ में नहीं है? इस पर सब रूहानी की तरफ देखने लगे। रूहान भी गौर से देख रहा था। रूहानी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अरे वो तो ढीली थी तो रख दिया है, कल जीजा जी को दे दूंगी, वो ठीक करा देंगे, तब पहन लूंगी। उसकी इस बात पर सब मान गए, पर रूहान नहीं। रूपा मिठाई का डिब्बा लेकर चली गई। सलोनी ने रूहान से पूछा, बड़ी माँ से मिले आप भैया? हाँ भाभी, उनसे मिल के आ रहा हूँ। भाभी प्लीज आप किसी से बोल के खाना मेरे घर भिजवा देना, बहुत थक गया हूँ। ये कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ। सलोनी ने उसे देखते हुए कहा, आप चले भैया, मैं भिजवा देती हूँ। रूहानी, जरा भैया को खाना दे दो। रूहानी ने ये सुनकर चली गई। रूहान भी अपने घर पर चला गया। उन दोनों के जाने के बाद सलोनी सोच में पड़ गई। तभी बच्चे ने रोना शुरू कर दिया तो सलोनी का ध्यान बच्चे पर आ गया और वो उसे चुप कराने लगी। इधर रूहान अपने कमरे में रखे सोफे पर बैठा था। शर्ट की बाजू फोल्ड थी, मुंह ऊपर कर रखा था। तभी उसके कानों में पायल और चूड़ियों की आवाज आई। उसने आंखों को बंद कर दिया। रूहानी खाने की थाली लेकर बाहर हॉल में आई और सामने की टेबल पर रखकर जाने लगी तो रूहान ने कमरे से आवाज देते हुए उससे कहा, खाना अंदर कमरे में ले आओ रूहानी। उसके कहने पर रूहानी खाने की थाली अंदर ले गई और उसके सामने टेबल पर रख दी। रूहान पानी की गिलास हाथ में लिए बैठा था। रूहानी उसे बिना देखे वापस जाने लगी तो रूहान ने हाथ में पकड़ा हुआ कांच का गिलास हाथ में ही गुस्से से तोड़ दिया। गिलास के टूटने की आवाज़ सुन रूहानी घबरा के पीछे मुड़ी और उससे बोली, ठाकुर साहब। वो ये कहते हुए उसके पास आई तो रूहान ने उसके हाथ पकड़ के सोफे पर खींच लिया। वो आकर उसकी बाहों में गिर गई। रूहान के हाथ को कुछ नहीं हुआ था। गिलास हाथ में नहीं लगा था, पर शायद उसके सीने में कुछ चुभ रहा था, जो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। रूहान उसके ऊपर आते हुए बोला, बहुत गुस्सा है मेरे जेहन में इस वक्त, जो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। रूहानी, आपकी सगाई हो गई है, हमें बताया भी नहीं आपने। रूहानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मौसा जी को लड़का पसंद था, उन्होंने कहा तो करना पड़ा। उसकी इस बात पर रूहान ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, मतलब आपको वो लड़का नहीं पसंद है? और मौसा जी होते कौन है आपकी ज़िंदगी का फैसला करने वाले? रूहानी उसके पास आने से घबरा रही थी। उसके गुस्से से उसे डर लग रहा था। वो डरती हुई आवाज़ में बोली, मौसा जी मेरे पिता की तरह हैं, उनका हक है, वो मेरे लिए कोई भी लड़का चुन सकते हैं और उनकी बात मैं कभी नहीं टाली। रूहान ने उसके करीब जाते हुए कहा, आपने अंगूठी निकाल दी, जबकि एक दिन भी नहीं हुआ है आपकी सगाई को, क्यों? रूहानी सिमटते हुए बोली, बताया तो कि वो ढीली थी। छोड़ो मुझे ठाकुर साहब। ये कहते हुए वो उसे धक्का देने लगी तो रूहान ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और उससे बोला, आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है, क्यों, जान सकता हूँ? मैं खुश हूँ ठाकुर साहब, आपको ना जाने क्यों मैं खुश नहीं दिख रही हूँ, अब जाने दें हमें। ये कहते हुए वो उठने की कोशिश करने लगी तो रूहान ने उसकी कमर कस के पकड़ के अपने पास ले आया। मुझे तो आपके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा गुस्सा, बेताबी, बेचैनी और नाखुशी दिख रही है। जान सकता हूँ इन आँखों में आंसू किस बात के हैं रूहानी? ये कहते हुए रूहान ने उसकी आंखों से झलक आए बूंद को अपने हाथ से पोंछ दिया। आपसे क्या मतलब? आप नहीं थे ना, चले गए थे ना, आपको क्यों जानना है कि मैं खुश हूँ या नहीं? क्यों बार बार
आप मेरे करीब आते हैं, मुझे छूते हैं, क्यों मुझे मेरे हाल पर छोड़ नहीं देते? किस हक से आप ये सब कहते हैं? ये कहते हुए वो रो दी थी। रूहान ने उसे ऐसे रोता देखा तो अपने सीने से लगा लिया। रूहानी भी उसका सहारा पाते ना जाने कैसे उसकी बाहों में सिमटने लगी। उसने उसके सीने पर सर रखे हुए कहा, क्या करती मैं? बोले आप? मौसा जी ने कहा मुझे कि ये लड़का उन्हें पसंद है। मैं कैसे उनकी बात ना मानती? उन्होंने बचपन से मुझे पिता का प्यार दिया है। मेरे लिए मासी जी से ही नहीं, दुनिया से भी लड़ गए हैं। कैसे उनका सर नीचे होने देती? पता नहीं क्यों मेरी नज़र हर वक्त दरवाजे पर थी। ना जाने किसका इंतज़ार था हमें, पर फिर जैसे आस टूट गया। ऐसा लगा हमें बस अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। नहीं चाहिए मासी के ताने, नहीं सुनना उनके मुँह से कुछ भी। अब नहीं चाहते हैं और कुछ। अब हम ठाकुर साहब बहुत दूर जाना चाहते हैं इन सब से। वो बोले जा रही थी और उसके आंसू रूहान की शर्ट को भिगो रहे थे। रूहान ने उसके पीठ पर बिखरे बालों को सहलाते हुए कहा, पर आप यहाँ से नहीं जा सकती हैं, इसकी इजाज़त मैं नहीं देता। उसके ये कहने पर रूहानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रूहान की आंखों में एक अलग ही एहसास था, जिसे देख रूहानी इस वक्त डर गई थी। वो दूर हटने लगी तो रूहान ने उसे एक बार फिर कमर से पकड़ के अपने करीब कर लिया और उसकी गर्दन में हाथ डाल उसे अपने पास लाते हुए बोला, जानती हैं आप, मैं अपनी कही बात को कभी झूठा नहीं होने देता। मैं जो कहता हूँ उसे पूरा करता हूँ। वादा करता हूँ आपसे, आपकी शादी उससे नहीं होगी। आप इसे जिद समझे या फिर मेरा पागलपन, पर बस इतना पता है आप कहीं नहीं जाएंगी। रूहानी उसकी बात से घबरा रही थी। उसकी पकड़ उसके शर्ट पर कसती जा रही थी। उसने घबराई हुई नज़रों से उसे देखते हुए कहा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मेरे मौसा जी या मेरी दीदी की बेइज्जती हो। आपको मेरी कसम, आप ये शादी होने देंगे? रूहान ने उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, आपकी कसम को हम कैसे टाल सकते हैं, और आपकी बात को तो मैं कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वादा करता हूँ मैं कुछ नहीं करूँगा, पर फिर भी आपकी शादी नहीं होगी। मैं शांत रहूँगा तब भी आपकी शादी नहीं होगी। आप परेशान मत होना, आराम से सब एंजॉय करना, पर शादी नहीं होगी। मुझे जाना है। रूहानी के कहने पर रूहान ने कहा, कल से आपको देखा नहीं, आपसे दूर था। मैं शांत नहीं हूँ। आप आज मेरे साथ रह लें, कल सुबह चली जाना। ये कहते हुए रूहान ने उसे बाहों में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, ठाकुर साहब, किसी को पता चला तो? उसके ये कहने पर रूहान ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। कोई नहीं आएगा क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मुझे सोने दें। ये कहते हुए रूहान ने उसे पीछे से कस के पकड़ लिया। उसका एक हाथ रूहानी की कमर पर था और एक हाथ पर रूहानी का सर था। दोनों ही बेखबर सो गए थे। रूहानी को भी रूहान की बाहों में ना जाने कैसा सुकून मिला और वो भी सो गई। सुबह के 6 बजे थे रूहान का घर। रूहान पूरी रात रूहानी को अपनी बाहों में लिए सो रहा था। रूहानी ने हल्के से करवट ली तो उसके पैर की पायल और हाथ की चूड़ियाँ शोर कर दी, जिससे रूहान की नींद खुल गई। रूहानी का सर इस वक्त रूहान के सीने पर था। उसने एक हाथ से रूहान के शर्ट की कॉलर को कस के पकड़ा हुआ था। रूहानी बहुत सुकून से रूहान की बाहों में सो रही थी। बगीचे से आ रही ठंडी हवा से रूहानी को ठंड लग रही थी। वो रूहान में सिमटती जा रही थी। रूहान ने उसके चेहरे से बालों की लटों को हटा के उसका चेहरा देखा। बहुत शांत था रूहानी का चेहरा। उसने अलसाई आंखों से रूहानी को देखा और उसके चेहरे को पकड़कर अपने पास लाने लगा। रूहानी उसकी ऐसी हरकत से नींद में परेशान हो रही थी। उसने कसमसाते हुए कहा, सोने देना। रूहान उसके मासूम से चेहरे में कहीं खो रहा था। उसने रूहानी के चेहरे को और पास लाया और उसके गुलाबी होठों के थोड़ा बगल में अपने होठों से छू लिया और धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग रूहानी। उसके ऐसा कहते ही, उसकी आवाज़ सुनते ही रूहानी ने अपनी आंखों को खोल के देखा तो वो रूहान के बाहों में थी। उसने धक्का देकर रूहान को दूर किया और उठ के बिस्तर से नीचे खड़ी हो गई। रूहानी ने घबराई हुई एक नज़र उस पर डाली, फिर अपनी मोजड़ी पहन अपने लहंगे को एक हाथ से पकड़ भागते हुए वो वहाँ से चली गई। रूहान उसके भागते हुए पायल की आवाज़ सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे सब कोई जाग गए थे। रूहानी रेडी होकर नीचे आई तो देख पूजा वो ख़त्म होने वाली थी। वो आकर रूपा के बगल में खड़ी हो गई। आज उसे बार बार छींक के आ रही थी। देखने से लग रहा था उसे हल्की फुल्की सर्दी हो गई है। चाची जी ने सबको प्रसाद देते हुए उसके पास आई तो रूहानी जोर से छींकती और नाक से कोटते बोली, सॉरी बड़ी माँ,
कोई बात नहीं, लगता है आपको सर्दी हो गई है, चले हम आपको काढ़ा बना के दे देते हैं। ये बोल उसने रूपा को पूजा की थाल मंदिर में रखने को दे दिया। रूपा थाल मंदिर में रखने चली गई। रूहानी ने काढ़े के नाम पर मुंह बनाते हुए कहा, बड़ी माँ आप बना दें, हम सलोनी दीदी के कमरे में जाते हैं। ये बोल वो भाग गई। साची जी ने उसे जाते हुए देखकर कहा, पता है काढ़े के नाम पर अच्छे अच्छे भाग कर खड़े होते हैं, पर बेटा हम भी आपकी बड़ी माँ हैं, काढ़ा तो पीना ही पड़ेगा। ये बोल वो किचन में चली गई। रूहानी सलोनी के कमरे में छींकते हुए आई तो सलोनी ने उसे देखते हुए कहा, लाडो क्या हुआ, इतनी छींके क्यों कर रही हैं? आपको सर्दी हो गई है? पर कैसे, क्या खाया था आपने ऐसा? सलोनी की फिक्र देखकर रूहानी ने दूर से ही बच्चे को देखते हुए कहा, अरे दीदी कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी सर्दी है, अभी ठीक हो जाएगी। आदित्य ने इस पर सलोनी से कहा, आप ज़्यादा फिक्र मत करें, वो बच्ची नहीं है, जब देखो थानेदारनी बन के पूछने लगती हो। उसकी इस बात पर रूहानी हंसने लगी। रूपा भी साची जी का बनाया हुआ काढ़ा लेकर अंदर आते हुए बोली, लो रूही दीदी, बड़ी माँ ने आपके लिए काढ़ा भेजा है, लो इसे पी लो। रूहानी उसे देखते हुए कहा, अरे इसे यहाँ भी भेज दिया बड़ी माँ ने, मैं इससे भाग के आई थी और ये यहाँ भी आ गया। उसकी बात पर सलोनी और रूपा हंसने लगी। वो लोग हंस ही रही थी कि तभी रूहान भी उसके कमरे में आ गया। उसने जैसे कुछ बोलने के लिए मुंह खोला कि उसे भी छींकें आने लगी। इस पर सब उसकी तरफ देखने लगे। रूहानी भी उसे घूर के देखने लगी। आदित्य ने उसे छींकते हुए देखा तो उसे बोला, क्या बात है रूहान, तुम्हें भी छींकें आ रही हैं? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? रूहान ने उसकी बात सुनकर सलोनी के पास बैठे रुमाल लेकर छींकते हुए कहा, तुम भी से क्या मतलब है और किसे छींकें आ रही है? उसका ये कहना था कि तभी रूहानी ने वापस से छींक दिया। इस पर आदित्य ने कहा, हमारी लाडो को बड़ी माँ ने तो इसके लिए काढ़ा भेजा है, आप बोलो तो आपको भी दे दें। रूहान कुछ बोलता है इससे पहले ही रूहानी ने कहा, अरे इन्हें काढ़ा पीने की नहीं बल्कि सर्दी को ज़रूरत है, काढ़ा पीने की, वैसे भी ज़्यादा देर सर्दी रुक नहीं पाएगी इनके पास, ये हैं ही हैं इतने कड़वे। उसकी इस बात पर रूहान ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा आपको बहुत पता है हमारे बारे में, आपने कब हमें मुंह लगा लिया जो आपको पता चला कि हम कड़वे हैं? इस पर सब हंसने लगे और रूहानी गुस्से से उसे देखने लगी। उसे आज रूहान की आज सुबह की हरकत याद आ गई जिसे खुद रूहान बैठा याद कर मुस्कुरा रहा था। आप जो बोलते और करते हैं ना, उससे ही पता चल जाता है ठाकुर साहब कि आप कैसे हैं। ये बोल रूहानी गुस्से में बाहर जाने लगी तो सामने आते किसी से टकरा गई। उस शख्स ने उसे पकड़ लिया। सब ये देखकर घबरा गए पर रूहानी बच गई थी। उसने जब उस शख्स को देखा तो सामने समीर खड़ा था जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। रूहानी समीर की बाहों में खड़ी थी। समीर उसे देखा जा रहा था। रूहान की नज़र दोनों पर थी। सलोनी और बाकी सब भी उसे देख रहे थे। तभी रूपा ने कहा, अरे रूहू दीदी आप ठीक हो ना? ये बोल वो उसके पास आई तो समीर रूहानी से दूर खड़ा हो गया। रूपा रूहानी को वापस से सलोनी के पास ले आई। समीर भी सलोनी के कमरे में आ गया। उसने सलोनी को देखकर कहा, हाय ब्यूटीफुल लेडी, और ये आपके लिए। उसके इस अंदाज पर आदित्य और रूहान दोनों उसे घूर रहे थे। ये देखकर समीर ने कहा, अरे आदित्य जी डोंट वरी, ये मेरी बड़ी बहन की तरह है, आप चिंता मत करो, बस इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा था तो इम्प्रेशन अच्छा हो तो इसलिए बस। इस पर आदित्य ने ज़बरदस्ती वाली मुस्कान दे दी उसे। सलोनी ने तो मुस्कुरा के फूल ले लिया पर रूहान के बगल में खड़ी रूपा ने धीरे से कहा, काहे का इम्प्रेशन, पहले से ही लंगूर लगता है, अब क्या जता रहा है कि मैं सच में हूँ? उसकी ये कहने पर रूहान मुंह पर छींकने के लिए रखी रुमाल के अंदर से हंस रहा था। समीर ने सलोनी और आदित्य से पूछा, अगर आप लोग की इजाज़त दें तो मैं रूहानी जी के साथ राजस्थान घूमने जाना चाहता हूँ। इस पर सलोनी से पहले रूपा बोली, पर समीर जी आप एक दिन में इतना बड़ा राजस्थान कैसे घूम लेंगे? इस पर रूहान मुस्कुरा दिया और समीर रूपा को मुंह बना के देख रहा था। सलोनी ने समीर से कहा, यह आपको हमसे नहीं रूहानी से पूछना चाहिए। इस पर समीर ने कहा, रूहानी जी, वो इतना ही बोल पाया था कि रूहानी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, माफ़ करें समीर जी, पर मुझे स्कूल जाना है और उसके बाद अपने कॉलेज। फिर पंडित जी आ रहे हैं आज शाम को, मुन्ने के नामकरण का मुहूर्त निकालें और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है तो आज तो हम कहीं नहीं जा सकते, फिर कभी देखेंगे। अच्छा बाय, मुझे देर हो रही है तो मैं जाती हूँ। ये बोल रूहानी बिना समीर की बात सुने चली गई। समीर हैरान होकर उसे जाते हुए देख रहा था। रूपा ने उसके जाने के बाद कहा, वो तो चली गई, आपको भी काम होगा, जाएँ करें आप, और
अब छोटी भाभी को आराम करने दें। उसके ये बोलने पर समीर उसे घूर के देखने लगा। उसने सलोनी से बाय कहा और बाहर आ गया आदित्य के साथ। रूहान जब बाहर आया तो आदित्य ने समीर को उससे मिलवाते हुए कहा, समीर इनसे मिलो, ये हैं हमारे भाई रूहान सिंह ठाकुर। उसका नाम सुन समीर ने कहा, मतलब वो रूहान सिंह ठाकुर जो इस वक्त बिजनेस की दुनिया का बादशाह कहलाया जा रहा है। उसके ये कहने पर रूहान ने उससे कहा, जी वही रूहान सिंह ठाकुर जिसके सामने अभी तक कोई बिजनेसमैन टिकने की हिम्मत नहीं कर पाता है। वैसे आप समीर राठौड़ हैं, सही कहा ना मैंने? राठौड़ कंस्ट्रक्शन के मालिक के बेटे? मिलके खुशी हुई मुझे। ये कहते हुए उसने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। समीर ने भी उससे हाथ मिला लिया। समीर और रूहान हाल में बैठ के बातें करने लगे। आज रूहान घर पर ही था, उसे कहीं नहीं जाना था, पर आदित्य उन दोनों को बाय बोल के वहाँ से अपने काम पर चला गया। दूसरी तरफ केसर कुछ और ही करने का प्लान बना रही थी। वो अपने कमरे में बैठी फ़ोन पर कुछ देखते हुए बोली, क्या होगा रूहान सिंह ठाकुर जब तुम अपने पिता के सामने बेइज्जत होगे, जब ये तस्वीरें शादी के दिन समीर और उसके परिवार के सामने आएंगी। और समीर तो झूठ से सख्त नफरत करता है। बहुत मज़ा आने वाला है इन सब में। कल रात मैं रूहानी के साथ एक कमरे में, दिल्ली में तो आप एक घर में अकेले, कमरे में अकेले, और यहाँ तक कि रूहानी को किसी दूसरे के सामने अपनी पत्नी भी बना दिया तुमने। तुम्हें क्या लगा रूहान सिंह ठाकुर मैं कोई अनाड़ी हूँ या मैंने सिर्फ नाच गाना सीखा है? अब तुम जानोगे कि आखिर केसर चीज़ क्या है। बहुत बेइज्जती की है तुम दोनों ने। अब जब तुम दोनों की बेइज्जती होगी तब मैं देखूंगी और खुश होंगी। ये कहते हुए उसके होठ पर एक शातिर मुस्कान आ गई। केसर को जब ये पता चला कि रूहानी दिल्ली गई है, वो भी रूहान के साथ, तो उसने अपना एक आदमी वहाँ भेज दिया और उसने उसे कुछ तस्वीरें और सारी बात बताई थी। और कल पूरी रात रूहान के कमरे में थी, ये बात भी उसे पता था। और अब वो इन सब का इस्तेमाल करने वाली थी जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। शाम का वक्त हवेली, पंडित जी हवेली आए हुए थे। सब लोग हॉल में बैठे थे और उनकी तरफ देख रहे थे। पंडित जी ने बड़े ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा, बड़े ठाकुर बच्चे के नामकरण के लिए कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, आप कहें तो कल की तारीख कर दूं? ये बोल वो चुप हो गए। बड़े ठाकुर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो ठीक है, फिर कल ही मुन्ने का नामकरण कर देते हैं। तो आप सब तैयारियां शुरू कर दो। पंडित जी जो भी चाहिए वो आप हमारी रानी बहू को बोल दें, वो लिख लेगी। पंडित जी ने उन्हें देखते हुए कहा, ठीक है बड़े ठाकुर। ये कहकर पंडित जी रानी को सारा सामान लिखवाने लगे। मनोहर जी और सुमित्रा जी सारी तैयारियों को खुद देखने लगे। आखिर उनकी बेटी के बेटे का नामकरण था। रूहानी तो भाग के गई और सलोनी को खुशखबरी सुना दी। सलोनी ने ये सुनकर बहुत खुश थी। रूहानी ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, अब आपको सब नाम से बुलाएंगे मेरे छोटू जी से ठाकुर साहब। कल आपका नामकरण होगा। आपको जो नाम अच्छा ना लगे हमें बता देना, हम वो नाम आपका नहीं रखेंगे, ठीक है? ये कहते हुए वो बच्चे को प्यार करने लगी। बच्चा भी उसकी प्यारी सी बातों से हंसे जा रहा था। सलोनी ये देख के खुश हो रही थी। वो लोग मुन्ने के साथ खेल ही रहे थे कि तभी रानी और रूपा दोनों साथ में अंदर चले आए। रानी ने बच्चे को लेते हुए कहा, आज मुन्ना अपनी बड़ी माँ की गोद में, आपकी मासी ने बताया आपको कि आपका कल नामकरण होने वाला है, तो बताओ आप क्या पहनोगे? बड़ी माँ आपको खुद अपने हाथों से बना के देगी। रानी की बातों पर सब मुस्कुरा के रहे थे। रूहानी को हंसते हुए देखकर रानी बोली, आप क्यों हंस रही हैं लाडो? सुना है आपका होने वाला दूल्हा आज सुबह अपनी दुल्हनिया लेने आया था। भाई हमें नहीं पता था कि दूल्हे राजा अब इतने बेताब हैं, आपके लिए कि कुछ दिन भी रहा नहीं जा रहा है। उसके ऐसा कहने पर रूहानी खामोश हो गई। इस पर रूपा ने कहा, अरे काहे का दूल्हा राजा, मुझे तो वो समीर जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। कहाँ हमारी रूहू दीदी और कहाँ वो लंगूर जैसा। कसम से मन करता है कि उसे बोल दूँ चले जाओ, अच्छा होगा। उसने जब ये बोला तो रानी और सलोनी ने उसे घूर के देखा। रानी ने उससे कहा, चुप कर रूपा, अब वो रूहानी का होने वाला पति है, ऐसी बात मत बोलना वरना हमारी रूहानी को बुरा लग जाएगा। ये बोल वो हंस दी और उसके साथ सलोनी और रूपा भी हंस दी। रूहानी गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। रानी ने उसे जाते हुए देखकर कहा, लगता है हमारी लाडो शर्मा गई है। पर सलोनी ने रूहानी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी को देखा था, जो तब आती थी जब कोई समीर के नाम के साथ उसका नाम जोड़ता था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रूहानी इस शादी से खुश है भी या नहीं। रानी और रूपा अपने काम में लग गए। रात का वक्त हवेली। रूहानी को खोजता हुआ सलोनी के कमरे में आ गया था, लेकिन उसने देखा कि रूहानी वहाँ भी नहीं थी। सलोनी ने उसे आया देख उससे बोला, देवर जी आइए, आपको पता चला
मुन्ने का कल नामकरण है तो आपको भी कल यहीं रहना है। वो ये बोल ही रही थी कि तभी रूपा ने अंदर आते हुए कहा, अरे दीदी, सिर्फ नामकरण ही नहीं है, कल रात में जश्न भी होगा और उसकी भी तैयारी चल रही है, अभी अभी बड़े मालिक ने कहा है। उसकी बात सुन सब खुश हो गए। इस पर आदित्य ने कहा, अब तो तुम्हारा रहना और ज़रूरी हो गया है, कल कहीं गायब मत हो जाना। ये बोल वो हंस दिया। रूपा ने सलोनी से कहा, भाभी आपका खाना ले आऊँ मैं? अरे देवर जी से पूछ लें पहले रूपा, और ये रूहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है, खाना नहीं खाना है क्या? अरे भाभी आपको तो पता है, जब दीदी गुस्सा होती हैं तो वो रूठ जाती हैं, तो जाकर वहीं अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। अभी कुछ देर में आ जाएंगी, आप चिंता ना करो। ये लड़की भी ना शादी के बाद ऐसा करेगी तो ससुराल वाले खूब सुनाएंगे, पता नहीं कब बड़ी होगी ये बोलते हुए उसने रूपा से बोला कि जाए उसे बुला लाएं। रूपा ये सुनकर चली गई। रूहा ने उसे जाते हुए देखा तो सलोनी से बोला, भाभी भैया मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये बोल वो भी चला गया। वो बाहर आया तो उसे सामने ही रूपा हवेली से बाहर जाते हुए दिख गई। उसने उसे पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, रूपा सुन तो। उसके कहने पर रूपा रुक गई और पीछे मुड़ के बोली, जी भैया बोले, क्या बात है? रूहान उसके पास जाते हुए बोला, पहले माँ की दवाई उन्हें दे दें, कब से बोल रही हैं वो, और उस बड़बोली को मैं बुला लाता हूँ। वैसे है कहाँ वो बड़बोली? उसके पूछने पर रूपा ने उसे बता दिया। रूहान बाहर हवेली से निकल के रूहानी के पास चल दिया। इधर अंधेरे में रेत के टीले पर रूहानी साल ओढ़े बैठी हुई थी। वो अपनी सगाई को सोचे जा रही थी। उसे समीर का साथ अच्छा नहीं लगता था। वो घुटन महसूस करने लगी थी सगाई के बाद। जब समीर का आसपास होना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। इन सब सोच के बीच उसे रूहान का ख्याल आ गया। जब भी रूहान का ख्याल उसके जेहन में आता तो एक अजीब सी बेचैनी उसे होने लगती थी। पर रूहानी ने ये देखा था, उसे रूहान का साथ अच्छा लगता था। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसके बगल में रूहान आकर बैठ गया। रूहानी ने जब बगल में देखा तो उससे कहा, आप यहाँ, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? रूहान ने सामने देखते हुए कहा, कुछ नहीं, आपको बुलाने आया था, भाभी बुला रही हैं। रूहानी दूर बंजारों को देखते हुए बोली, आप चलें, हम आते हैं। भाभी बोल रही थी कि आप गुस्सा हो जाती हो या रूठ जाती हो तो ऐसे घर से बाहर चली जाती हो बिना बताए। उसके ये कहने पर रूहानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और क्या कहा दीदी ने आपसे? ये भी कि ससुराल में ये सब नहीं चलेगा, वो लोग ताने दे देकर मार डालेंगे। रूहान की इस बात पर वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तानों की आदत हमें बचपन से है, आज तक तो नहीं मरे, अब कहाँ से मर जाएंगे हम ठाकुर साहब, इतने कमज़ोर भी नहीं हैं। ये कहते हुए रूहानी के चेहरे पर एक दर्द था जिसे रूहान देख सकता था। रूहानी उठते हुए बोली, चले ठाकुर साहब। रूहान ने बैठे हुए ही उसके हाथ को खींच के नीचे बैठा लिया। रूहानी आकर उसके सामने बैठ गई। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। रूहान ने उसके मायूस चेहरे को पकड़ते हुए बोला, जब दर्द है तो उसे दिखाया करो, सबके सामने नहीं, पर जो आपसे प्यार करते हैं उनके सामने तो दिखा ही सकती हैं, जैसे भाभी, भैया, आपके मौसा जी और मैं। उसके कहने पर रूहानी उसे हैरानी से देखने लगी। रूहान उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। रूहानी उसकी बात सुन दूर होने लगी तो रूहान ने उसे कस के पकड़ लिया और अपने पास लाते हुए बोला, आप जब भी गुस्सा होना तो कहीं भी चली जाना, कुछ भी करना, मैं कभी मना नहीं करूँगा। बस दो चीज़ करना, एक तो जहाँ भी जाना मुझे बता के जाना कि मैं आ सकूँ, और दूसरा दूर जाना ही मत, जितना गुस्सा उतारना हो मुझ पर उतार लेना। रूहानी उसकी बातों से अब घबरा रही थी। रूहानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपका क्या मतलब है ठाकुर साहब कि जो आपसे प्यार करते हैं उन्हें दर्द दिखाया करो, और मुझे प्यार करने वालों में आप? ये बोलते हुए उसके होठ रुक गए, जबान लड़खड़ा गई। रूहान उसे देखे जा रहा था। रूहान उसे पास लाते हुए बोला, आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब होगा? रूहानी इस बार खामोश रही। रूहानी अपनी आंखें बंद कर अपने माथे से उसके माथे को लगा लिया और धीरे से उससे बोला, रूहानी, आप रूहान सिंह ठाकुर की पहली और आखिरी मोहब्बत बन चुकी हैं। नहीं पता कैसे बस बन चुकी हैं, कब हुआ ये भी नहीं पता, पर आपके साथ इस पत्थर दिल को सुकून मिलता है। आपकी शरारतें, आपके कदम, कभी ख़त्म ना होने वाले बातें और आपकी सब कुछ हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और जानते हैं कि आपके दिल में भी यही है। रूहान बोल रहा था, रूहानी की आंखें बंद थी, वो बस खामोश सुने जा रही थी। रूहान ने रूहानी के चेहरे को करीब लाते हुए उसे अपने दिल की बात कह दिया था। रूहानी घबराई हुई सी खामोश उसकी बातों को सुने जा रही थी। याद है जब सिसोदिया जी की बहू ने आपको मेरी पत्नी के रूप में सजाया था, तब मैंने क्यों बोला था कि आप शांत रहें,
कुछ ना कहें, क्योंकि मुझे आपको वैसे देखकर बहुत अच्छा लगा था। याद है जब आपने सारा के सामने मुझे अपना कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब सारा ने आप पर हमला किया था तब मेरी जान निकल गई थी। इतना गुस्सा था कि सारा के घर उसकी जान लेने पहुंच गए थे, पर उसके पिता की वजह से उसे छोड़ दिया था। लेकिन आपको दर्द देने के लिए मैंने उसे मौत का नज़ारा दिखा दिया था। आपको कोई देखता है तो सीने में जैसे आग सी लग जाती है। कोई छू ले तो मन करता है उसका हाथ उसके बदन से अलग कर दूं, मन करता है उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दूं। जब आपको कोई कुछ कहता है उसे मार डालूं, या दिल करता है आपकी मासी ने जब आपको उस दिन वो सब कहा तो मेरा हाथ बस इसलिए रुका क्योंकि वो भाभी की माँ थी, वरना शायद उन्हें बताता कि रूहान सिंह ठाकुर की मोहब्बत को कुछ कहना क्या होता है। जब आप पास होती हैं तब सुकून होता है, नहीं देखता आपको तो बेचैन हो जाता हूँ। आपके पास आते ही मैं शांत हो जाता हूँ। आप मुझसे पूछती हैं ना कि कैसे पता चलता है बिना ये देखे कि आप हैं। आपकी ये पायल, ये चूड़ियाँ जो आपसे पहले आपके आने की बात बता देती हैं। रूहानी, तुमने इस तरह वीरान रहने वाले ठाकुर साहब की ज़िंदगी जीना सिखा दिया। मुझे आपकी आदत हो गई। और कुछ जानना है आपको? ये कहते हुए उसने रूहानी के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया, जिसकी नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। रूहान ने उसके चेहरे को उठा के अपने सामने किया और उससे बोला, आप कुछ बोलेंगी नहीं? रूहानी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, काफ़ी वक्त हो गया ठाकुर साहब, दीदी इंतज़ार कर रही होंगी, हमें चलना चाहिए। ये बोल वो दूर हटने लगी तो रूहान ने उसे कस के पकड़ा और रेत पर गिर गया। रूहानी उसके सीने पर थी और रूहान का हाथ उसकी कमर पर। वो घूम के रूहानी के ऊपर आया और उसे देखने लगा। रूहानी की नज़र एक वक्त के लिए उसकी नज़रों से मिली, उसके बाद उसने मुंह फेर लिया। ये देख रूहान ने उसके चेहरे को अपनी तरफ कर लिया और उससे बोला, प्यार करती हो ना हमें? रूहानी उसके बोलने पर खामोश रही। रूहान ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत किया, जिससे उसे हल्का दर्द होने लगा। रूहानी को देखते हुए रूहान ने फिर से पूछा, प्यार करती हैं आप मुझसे? इस बार रूहानी ने बिना उसे देखे कहा, मुझे नहीं पता, और वैसे भी मेरी सगाई हो चुकी है। मेरा यह सब सोचना भी गलत है ठाकुर साहब। आप जो कर रहे हैं वो गलत है, इसलिए अच्छा होगा कि आप मुझसे दूर रहा करें। मैं किसी और की होने वाली पत्नी हूँ। आपको अपने दायरे पता होने चाहिए। रूहानी के इस बेरुखी भरे जवाब से रूहान को गुस्सा आ गया। उसने उसे कस के पकड़ते हुए गुस्से में कहा, गलत मैं नहीं, वो लड़का है। उसने मेरी मोहब्बत को मुझसे लेने की कोशिश की है। खैर मनाओ कि वो जिंदा है, वरना आपको देखने वाले का हंस मैं बुरा कर देता हूँ। यह आप देख चुकी हैं एयरपोर्ट पर, और अगर आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है तो कैसे आप मेरे साथ एक कमरे में मेरी बाहों में बेखौफ पूरी रात गुजार देती हैं? रूहानी, कैसे बताओ? कैसे आप मेरे सीने पर सर रख कर रो देती हैं? कैसे आप मुझसे जिद करके कर लेती हैं जो किसी से नहीं करती हैं, यहाँ तक कि अपने मौसा जी से भी नहीं, जो आपसे इतना प्यार करते हैं? कैसे आप खुद को मेरे साथ महफूज समझती हैं? क्यों ये नज़रें आपकी सगाई के वक्त दरवाजे पर थीं? किसका इंतज़ार था आपको रूहानी? मैं बताऊं किसका इंतज़ार था आपको? मेरा। आपको मेरा इंतज़ार था कि मैं आऊं, रोक दूं ये सगाई, पर शायद मैं नहीं आ पाया। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त ये सगाई तोड़वा सकता हूँ, बहुत आराम से आपसे शादी कर सकता हूँ। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, पर मैं खामोश हूँ, शांत हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ। पर वादा रहा, अब आपकी शादी उसी तारीख पर उसी मंडप में मुझसे होगी, और कोई रोक के दिखा दो। डरो मत आप, मैं कुछ नहीं करूँगा, पर फिर आपकी शादी होगी, मैं खुद सबके सामने आपका हाथ थामूंगा, फेर लूँगा, मंगलसूत्र पहनाऊंगा, और आपका क्या कोई और कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब कहते हुए रूहान के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। रूहानी ने उसे धक्का दिया और उठ खड़ी हुई। उसने अपनी शॉल ली और वहाँ से चली गई। रूहान रेत पर लेटा उसे जाते हुए देख रहा था। जाओ आज, पर वादा है अब से हर रास्ता आपका मुझसे होकर गुजरेगा। मैं आपके दिल को वैसे ही करूँगा जैसे इस वक्त आपने मेरे दिल को बना दिया है। आप भी तड़पेंगी जैसे आप मुझे तड़पा रही हैं। ये बोल वो भी महल वापस आ गया। रूहानी बिना किसी से मिले अपने कमरे में चली गई। उसका दिल बहुत बेचैन हो गया था रूहान की बातों से। बार बार रूहान की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। उसने परेशान होकर अपने कानों पर हाथ रख लिया और ज़ोर से बोली, बस ठाकुर साहब, ये सब झूठ है, आप दूर रहें हमसे। उसके ये बोलते ही रूपा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। देखा तो रूहानी काफ़ी घबराई हुई थी। इतनी ठंड में भी उसके माथे पर हल्के पसीने की बूंदें थी। रूपा ने उसे देखते हुए कहा, दीदी क्या हुआ, आप ठीक हो ना? और ये कपड़े पर रेत कैसे? उसके पूछने पर रूहानी ने अपने चेहरे को साफ करते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, और ये रेत पर बैठी थी, रेत ही होगा ना, मैं नहा के आती हूँ,
मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तू खाना ले आ जाकर। ये बोल वो कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। रूपा भी उसके कहने पर खाना लेने चली गई। रूहानी जब कुछ देर में चेंज करके बाहर आई तो उसने खुद को आईने में देखा। उसे लगा जैसे उसके पीछे रूहान खड़ा उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है ठाकुर साहब? गलत किया है आपने, बहुत गलत किया है आपने। मुझे आपके बारे में नहीं सोचना है। ये बोल उसने टेबल से अपनी किताब उठाई और पढ़ने लगी, पर उसका ध्यान बार बार रूहान की बातों पर जा रहा था। रूपा भी उसके लिए खाना ले आई थी। उसने टेबल पर थाली रखते हुए कहा, दीदी चलो खा लो, और कल मुन्ना के नामकरण के बाद रात में जश्न रखा गया है तो तैयार रहना। ये सुनकर रूहानी बोली, ये किसने कहा? बड़े मालिक ने कहा। उन्होंने कहा कि मुन्ने के नामकरण के बाद रात में जश्न होगा और सबका रहना वहाँ जरूरी है। हाँ, रूहानी ने खाना खाते हुए बस इतना ही कहा। रूपा ने उसे देखते हुए पूछा, रूहू दीदी एक बात पूछूं? रूहानी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, यही ना कि जब मैं समीर को पसंद नहीं करती तो मैंने उसे शादी करने को हाँ क्यों बोल दिया? रूहानी की बात सुन रूपा हैरान होती हुई बोली, हाँ दीदी यही पूछना है, मेरे मन में कल से यही सवाल है। रूपा सच बोलूं तो मैं यहाँ से किसी भी तरह जाना चाहती हूँ। मैं अब नहीं चाहती कि मासी किसी वजह से गुस्सा हो या मुझे ताने दें। मैं अब कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से मासी और मौसा जी में लड़ाई हो। रूपा, मैं एक शांत जिंदगी चाहती हूँ, इसलिए मैंने समीर से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। रूपा खामोश होकर उसकी बातों को सुन रही थी। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं दी, आपने जो सोचा अच्छा सोचा। अब चलो आप सो जाओ, मैं चलती हूँ। ये बोल के वो थाली लेकर चली गई। रूहानी भी उसके जाने के बाद गेट बंद करके बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। वो रूहान के पास आने को, उसकी बातों के मतलब को महसूस कर रही थी, समझना चाह रही थी। करवटों में ही उसकी रातें गुजर गईं। सुबह का वक्त महल। पंडित जी नामकरण के लिए आ गए थे। काफ़ी लोग नामकरण में आए थे। घर के लोग भी सब आकर बैठे थे। रूहानी रूपा दोनों ही मिठाइयों को डिब्बे में पैक कर रही थी। सलोनी अभी बच्चे को लेकर आई नहीं थी। साची जी ने देखा कि वहाँ सब हैं लेकिन रूहान नहीं, तो उन्होंने रूपा को कहा, रूपा जा तेरे रूहान भैया को बोल जल्दी आए। ये सुन रूपा रूहान को बुलाने चली गई। रूहानी को रूहान का नाम सुनकर ना जाने क्या हो गया था। उसने अपना ध्यान मिठाई भरने पर लगा दिया। मनोहर जी ने समीर के घर वालों को भी बुलाया था। वो लोग भी समीर के साथ आ गए थे। रूहानी ये देखकर नौकरों को सारे डिब्बे ले जाकर किचन में रखने को बोल के वो भी किचन में जाने लगी। रूपा भी रूहान को बुला लाई थी। रूहान की नज़र जब रूहानी पर गई तो उसने देखा वो किचन की तरफ जा रही थी। उसके लहंगे का दुपट्टा कमर से निकल के फर्श को साफ कर रहा था। रूहानी के हाथ में मिठाई का सीरा लगा था जिससे वो उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। रूहान ने रूपा को जाने के बोलकर रूहानी की तरफ मुड़ गया। रूहानी ने नौकरों से सारे डिब्बे सलीके से रखवा के उन्हें भेज दिया। वो सिंक की तरफ गई और अपने हाथों को धुलने लगी। वो हाथ धुल जैसे टॉवल लेने बढ़ी, उसका दुपट्टा खिंच गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो रूहान उसका दुपट्टा पकड़ के खड़ा था। रूहानी ने उसे अपने सामने देखकर कहा, आओ यहाँ। और ये मेरा दुपट्टा ऐसे क्यों पकड़ा है, छोड़े इसे। रूहान उसका दुपट्टा पकड़े आगे बढ़ने लगा। उसकी नज़र रूहानी के चेहरे पर थी जिस पर इस वक्त थोड़ा गुस्सा था। रूहान उसके पास आते हुए बोला, आपकी आंखें सूजी हुई दिख रही हैं, थकी हुई लग रही हैं, ऐसा क्यों, जान सकता हूँ? क्या आप सोई नहीं पूरी रात? ये बोलते हुए उसने दुपट्टे के कोने को उसके कमर में टाक दिया। उसके छूते ही रूहानी ने आंखों को बंद कर लिया। रूहान उसके चेहरे को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर आकर उसके बालों की लटें उसे परेशान कर रही थी। रूहान ने उसके चेहरे से उसे हटाते हुए कहा, रात भर मेरे बारे में सोच रही थी आप? वैसे अच्छा है, खुद के दिल की बात आपको खुद पता चल जाएगा। मुझे ज़रूरत नहीं होगी आपको एहसास दिलाने की। इस पर रूहानी ने इस बार गुस्से में उसे धक्का दे दिया। वो उसे दूर करते हुए कहा, नहीं ठाकुर साहब, मैं आपसे प्यार नहीं करती और ना करना चाहती हूँ। मैं समीर जी से शादी करना चाहती हूँ, यहाँ से जाना चाहती हूँ और समीर के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, बस यही चाहती हूँ। और कुछ जानना है आपको? ये बोल वो वहाँ से चली गई। रूहान वहीं खड़ा उससे गुस्से में जाते हुए देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रही थी। वो भी गुस्से में वहाँ से चला गया। पर कोई था जो ये सब सुन रहा था और देख चुका था, और वो थी केसर। केसर ने दोनों की एक अच्छी सी तस्वीर ली थी, जिसे देखते हुए वो बोली, हाय कितने दर्द हैं रूहान सिंह ठाकुर आपकी ज़िंदगी में। आपको ना बाप मिलेगा ना मोहब्बत। ये बोल वो हंसने लगी। नामकरण की पूजा हो रही थी। सब बैठे थे। सलोनी आदित्य दोनों साथ में बैठे थे। सलोनी बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी थी। पंडित जी ने सबको देखते हुए कहा, इस बच्चे का पहला अक्षर सा है, तो आप सब इससे जुड़े एक नाम रख दें।
सब ने एक एक करके नाम सुझाए। फिर रानी ने कहा, शौर्य कैसा रहेगा? इस पर सुमित्रा ने कहा, बेकार से नाम है, तुम अपने बेटे का रख लेना। ये बोलते ही रानी शांत हो गई। सलोनी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने रानी की तरफ देखते हुए कहा, दीदी बहुत अच्छा नाम है, आपके बेटे का नाम सौर्य ही होगा। आज से इनका नाम सौर हुआ। पंडित जी ने उसके कहने पर नामकरण की विधि को पूरा किया। सलोनी ने मुन्ने को रानी को पकड़ा दिया। काफ़ी देर बैठने से उसकी कमर में दर्द होने लगा था। रानी ने बच्चे को संभाल के खिलाने लगी। सुमित्रा जी उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि मनोहर जी ने उनसे कहा, शांति से खड़ी रहो, नहीं तो कहीं मैंने मेहमानों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की तो बहुत बुरा लगेगा तुम्हें, इसलिए खुद को शांत रख लो, नहीं तो मैं खुद अब नहीं रुकने वाला। उनके कहने पर सुमित्रा जी शांति से खड़ी हो गई। इधर रूहानी रूपा सभी मेहमानों को मिठाई के डिब्बे देकर शाम के जश्न में आने को बोल रही थी। समीर भी रूहानी को देखकर उसके पास आ गया। हाय रूहानी, कैसी हैं आप? ये कहते हुए समीर उसके बगल में खड़ा हो गया। उसे देख रूपा ने मन में कहा, ये लंगूर से ज़्यादा चिपकू है, जब देखो चिपकता रहता है, हद है। मतलब ये नहीं कि थोड़ा दूर रहें, कमाल का पागल चुना है दीदी ने भी। ये बोल रूपा डिब्बे लेने किचन में चली गई। उधर रूहानी ने समीर को देखकर एक स्माइल किया। समीर ने उसे देखते हुए कहा, तो आप कल फ्री हैं क्या? मुझे आपके साथ बाहर जाना था, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। रूहानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे मौसा जी से पूछना पड़ेगा, अगर वो हाँ बोले तो ही मैं जा सकती हूँ। उसके कहने पर और समीर ने उससे कहा, आप फिक्र ना करें, हम आपके मौसा जी से परमिशन ले लेंगे। रूहानी ने उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। समीर ने उसे देखते हुए कहा, आप मेरे सामने ही नहीं बोलती हैं या आप कम ही बोलने वाली हैं? उसकी बात पर सलोनी ने उसके पास खड़े होते हुए कहा, अरे समीर बाबू, ये मत बोलें कि ये कम बोलती है, हमारी रूह बहुत बोलती है, इतना कि पूछो मत, पर ना जाने क्यों आपके सामने खामोश हो जाती है। ये बोल उसने रूहानी को कंधे से पकड़ लिया। रानी भी बच्चे को लेकर उसके पास चली आई। रानी ने समीर को देखकर कहा, तो दूल्हे राजा क्या खुसुर फुसुर चल रही थी दुल्हनिया से, कहीं आज ही तो नहीं ले जाने का इरादा बना के आए हो? ये बोल वो हंस दी और उनके साथ सलोनी भी। समीर ने रानी को देखकर कहा, इरादा तो था पर अब हमने बदल दिया है, अब इरादा आपको ही उठा के ले जाने का है, कहो तो ले जाएं। ये सुन रानी समीर के बाजू पर मारते हुए बोली, चुप करें आप और चलिए खाना खा लें, और शाम को आ रहे हैं ना जश्न में? हाँ भाभी आ रहा हूँ। वो ये बोल ही रहा था कि तभी उसके पापा ने उसे आवाज़ देकर बुलाया, मैं अभी आया। ये बोल वो अपने पापा के पास चला गया। रूहानी भी अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद रूहान आया तो सलोनी के पास आ गया। उसे देख सलोनी ने कहा, कहाँ थे आप भैया? मैंने कहा था ना कि आज फ्री रहना, पर तब भी आप नहीं रहे फ्री, ये तो गलत बात है। रूहान उसे देखते हुए बोला, सॉरी भाभी, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी तो इसलिए देर हो गया। वैसे क्या नाम रखा है इसका? रानी ने बच्चे को देखते हुए कहा, शौर्य सिंह ठाकुर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है। ये कहते हुए उसने बच्चे को गोद में ले लिया और उसके साथ खेलने लगा। अब आप भी शादी कर लो ताकि आपके बेटे को भी हम खिला सकें। रानी के कहने पर रूहान ने कहा, बहुत जल्द होने वाली है हमारी शादी भाभी जी। उसके ये कहने पर रानी और सलोनी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। रूहान के कहने पर कि बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है, सलोनी और रानी दोनों ही उसकी तरफ देखने लगी। रूहान को तब याद आया कि उसने क्या कहा था। उसने बात को तुरंत संभालते हुए कहा, अरे भाभी, मैं तो ये कह रहा था कि अब मेरी भी जल्द ही हो जाएगी। सबकी तो हो ही गई है, मेरी बची है तो वो भी हो जाएगी। उसकी इस बात पर दोनों उसे देखकर मुस्कुरा दी। रानी ने उसके कान हल्के से पकड़ते हुए कहा, बहुत शैतान हो गए हैं आप। अच्छा चलें अब जाकर खाना खाएं और आज शाम के जश्न में ज़रूर आना। ये बोल वो सलोनी और बच्चे को लेकर चली गई। रूहान ने उन दोनों को जाते हुए देखकर कहा, ज़रूर आऊँगा भाभी, आखिर रूहानी के साथ एक प्यारी सी शाम मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ये बोल वो साची जी के पास चला गया। शाम का वक्त, महल, सब नीचे हॉल में थे। लाउड म्यूज़िक चल रहा था। सलोनी आदित्य दोनों अपने बच्चे के साथ थे। रानी सोम के साथ खड़ी थी। आज सोम घर पर ही रात में था, वरना तो वह अक्सर उसकी रातें बाहर ही बीतती थी, लेकिन अपनी माँ के कहने पर आज वो यहीं था। रूपा भी सभी के साथ थी। बहुत सारे लोग आए थे। सभी सलोनी और आदित्य को आशीर्वाद और बधाई देते हैं। रूहानी अभी तक अपने कमरे में ही थी और रूहान अपने घर पर रेडी हो रहा था। समीर कब से अपने पेरेंट्स के साथ पार्टी में आ चुका था। उसकी नज़रों को बस रूहानी का इंतजार था। केसर भी आज कुछ कम रंग नहीं बिखेर रही थी। मनोहर जी बड़े ठाकुर
और सोहम जी के साथ थे। वो तीनों ही बाहर थे और उन लोगों के लिए इंतज़ाम वहीं किया गया था। समीर के पापा भी उन्हीं के साथ बातें कर रहे थे। रूहान रेडी होकर पीछे के रास्ते से महल में आ रहा था। वो नीचे हाल में आ ही रहा था, पर ना जाने क्यों उसके कदम रूहानी के कमरे की तरफ पड़ गए। उसने धीरे से दरवाज़ा खोल के देखा तो रूहानी रेडी हो चुकी थी। उसने लाइट ब्लू कलर की बोर्ड वाला लहंगा पहना था और नेट का वाइट ब्लू कलर का दुपट्टा। बालों को कुछ बांधे हुए थे, बाकी खुले छोड़ रखे थे। उसके बाल कमर से भी नीचे थे। आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि रूहान का दिल धड़क गया उसे देखकर। रूहानी ने जैसे कमरबंद पहनने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही रूहान ने अंदर आकर उसे उठा लिया। रूहान को ऐसे कमरे में देखकर रूहानी घबरा गई। रूहान ने उसे देखे जा रहा था। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, आप इस तरफ से क्यों चले आते हैं बार बार? मैंने आपसे बोला था ना कि दूर रहा करें आप, तो क्यों चले आते हैं आप? इस पर रूहान ने उसके पास आकर धीरे से उसकी कमर में हाथ डाल उसे पास खींच लिया। उसे कमरबंद पहनाते हुए उसने कहा, काश आप ये दिल से कहती तो सोचता भी, पर क्या करूं, आपकी आंखें हर बार सच बोल जाती हैं। वो हमेशा मुझसे बोलती हैं कि मैं आपके आसपास या बहुत पास रहा करूं, क्योंकि आप बेचैन हो जाती हैं मुझे ना देखकर। रूहानी उसके छूने से सिहर रही थी, खुद में सिमट रही थी। रूहान ने ड्रेसिंग टेबल पर रखे उसके झुमके उठाए और उसे पहनाते हुए बोला, आप आज मेरे साथ एक छोटा सा डांस करेंगी। रूहानी उसके पास होने से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। रूहान ने दूसरे कान में झुमके को पहनाते हुए उससे कहा, आप कुछ बोल नहीं रही हैं तो क्या हाँ समझे इसे? उसके बोलने पर रूहानी ने दूर होकर उसकी तरफ पीट करके कहा, नहीं, मैं नहीं करना चाहती। रूहान उसके पास आकर उसकी कमर को एक उंगली से छू के बोला, मेरा मन है इसलिए जल्दी आए, वेट कर रहा हूँ। ये बोलकर वो चला गया। रूहानी उसके जाने के बाद नीचे आई और रानी सलोनी के पास चली गई। रूहानी को देखते हुए रानी ने कहा, वाह लाडो, बहुत सुंदर लग रही हो, किसी का नज़र न लगे आपको। ये बोल वो नज़र का टीका लगाने ही जा रही थी कि तभी सलोनी ने कहा, अरे दीदी, आप क्या इसे नज़र का टीका लगा रही? ये खुद ही टीका कमर पे लगा के आई है, ये देखो। उसके ये कहने पर रानी के साथ रूहानी ने खुद देखा तो उसकी कमर पर काला टीका लगा हुआ था। उसने याद किया तो रूहान ने जब उंगलियों से उसे छुआ तो शायद उसने ही ये लगा दिया था। रूहानी ने सोचते हुए जैसे सर उठा के देखा तो सामने कुछ दूरी पर रूहान कुछ लोगों से बातें करते हुए उसे देख रहा था। रूहानी ने गुस्से में मुंह फेर लिया। रूहान रूपा के पास गया और उससे कुछ बोला तो रूपा ने सर हिला के हाँ कह दिया और चली गई। समीर रूहानी के पास आया, उसे देखते हुए बोला, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। वैसे मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि इतनी सुंदर लड़की मेरी जो होने वाली है। उसकी बात पर रूहानी ने हंसते हुए कहा, जी शुक्रिया। समीर ने उसे देखते हुए कहा, वैसे मैंने मौसा जी से पूछ लिया है कि आपके लिए उन्होंने हाँ कह दिया है। अब आप हाँ बोल दें तो कल चलें। इस बार रूहानी मान गई। ये सुन समीर भी खुश हो गया। सब किसी ना किसी के साथ डांस कर रहे थे। डांस फ्लोर पर रानी ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और सलोनी को आदित्य के साथ डांस फ्लोर पर भेज दिया। दोनों ही जाकर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कपल डांस कर रहे थे। सब उन्हें देखकर ताली बजा रहे थे। उन दोनों के बाद लाइट्स ऑफ हो गई। सब इधर उधर देखने लगे। तभी रूहानी का हाथ पकड़ ज़बरदस्ती डांस फ्लोर पर ले आया। रूहानी अपना हाथ छुड़ा रही थी पर रूहान ने कस के उसके हाथों को पकड़ रखा था। वो उसे डांस लेकर खड़ा हुआ और उससे धीरे से बोला, शांति से खड़े रहें, नहीं तो लोगों को लगेगा कि आपको मैं ज़बरदस्ती ले आया यहाँ। उसने जैसे ये बोला लाइट्स ऑन हो गई। सब रूहानी और रूहान को देखकर हैरान थे। रूहानी सबको देखकर रूहान से दूर होने लगी तो रूहान ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया और तभी म्यूज़िक बजने लगा। रूहान रूहानी के करीब आया तो एक रोमांटिक सा सॉन्ग चालू हो गया। तेरे चेहरे से अब ना मेरी नज़र हटती है, तेरी दुआओं में शामिल मेरी दुआ रहती है। तुझसे कहाँ जुदा हूँ मैं, एक तुझ पे ही फना हूँ मैं, तुझसे कहाँ जुदा हूँ मैं। रूहान रूहानी को कमर से पकड़ अपने बहुत पास लाकर उसके साथ रोमांटिक डांस कर रहा था। सब हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। रूहान उसके करीब आता तो रूहानी खुद को संभाल नहीं पाती। मुख्तसर मुलाकातें, उम्र भर की बेचैनी, तेरे इश्क ने अक्सर राहतें मेरी छीनी। जो कह सके ना वो कहानी है तू, मेरी मुकम्मल जिंदगानी है तू। समीर भी ये खड़ा देख रहा था। तभी केसर ने आकर उससे कहा, काफ़ी नज़दीकियाँ लगती हैं दोनों में, पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों में। ये बोल वो शांत खड़ी उन दोनों को देखने लगी। समीर की नज़र उन दोनों पर ही थी। आज रूहान जैसे रूहानी को अपने प्यार का एहसास दिला रहा था। रूहानी उसके आंखों में देखे जा रही थी। रूहान की प्यार भरी छुअन
उसे अंदर तक समेट रही थी। बाखुदा मेरी मंजिल रास्ता है मेरा, तू मेरे दिल की जन्नत का शाम और सवेरा, तू मौजूद है, तू मेरी सांस हर सांस में, तू है बस तू है मेरे एहसास में। सबकी नज़रें रूहान रूहानी पर थीं। उन दोनों को ऐसा डांस करता देखकर कोई भी ये सोच सकता था कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। सलोनी और साक्षी जी तो दोनों को देखकर हैरान थी। साथ में सलोनी ने रूहान की आंखों में कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उसे परेशान कर दिया था। सॉन्ग ख़त्म हुआ तो दोनों रूहान के बहुत करीब खड़े थे। रूहानी को नज़रें इस बार रूहान की नज़रों में खोई हुई थी। रूहान ने धीरे से उसके कानों के पास आकर कहा था न मैंने कि मैं आपके साथ डांस करूँगा। आप शायद मेरी बात को हल्के में ले गई रूहानी, और अब इस बात से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए तुम्हें कि मैं जो बोलता हूँ उसे करता हूँ, तो शादी भी होगी। अब अपने इंतज़ार करो बस। वो बोल रूहानी से दूर हट गया। रूहानी अभी भी उसे खोई हुई नज़रों से देखे जा रही थी। सब तालियां बजा रहे थे। रूपा और रानी दोनों उन दोनों के पास आ गईं। रानी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वाह रूहानी वाह, आप दोनों तो कमाल का डांस करते हैं। क्या परफॉर्मेंस दी है आप दोनों ने। सच में एक वक्त के लिए तो लगा जैसे देवर जी के सीने में दिल आ गया है और रूहानी के लिए धड़कता हो। कुछ ऐसी ही परफॉर्मेंस थी आज की आपकी देवर जी। वैसे हमें पता नहीं था कि आप हमारे देवर जी इतने रोमांटिक भी हैं। उसके ये कहने पर रूहानी का ध्यान टूट गया था। रूहान मुस्कुराते हुए रूहानी को देख रहा था। रूहान ने रानी को देखते हुए कहा, अभी तो आप देखें रूहान सिंह ठाकुर और कैसा है। अच्छा भाभी, मैं भैया के पास जाता हूँ। ये बोल वो आदित्य के पास चला गया। रूहानी ने उन दोनों को देखते हुए कहा, मैं अभी आई भाभी। ये बोल वो भी वहाँ से चली गई। वो सलोनी के पास जा ही रही थी कि तभी समीर उसके सामने आ गया। उसने रूहानी को देखते हुए कहा, काफ़ी अच्छा डांस था, या ये कहूँ काफ़ी हॉट था। वैसे आपके और ठाकुर साहब के बीच कुछ है क्या रूहानी। रूहानी उसके सवाल पर उसे घबराई हुई नज़रों से देखे जा रही थी। वो क्या बोले इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी समीर ने उससे कहा, अरे रूहानी चिल, मैं तो मजाक कर रहा था, पर हाँ अगर कोई ऐसी बात हो तो मुझे पता होनी चाहिए, या प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि कोई मुझसे बातें छुपाए या झूठ बोले ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझी ना तुम। ये बोलते वक्त वो सीरियस हो गया था। रूहानी ने बस उसे देखते हुए सर हिला के हाँ कह दिया। समीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक अंगूठी पहनाते हुए बोला, सुना था कि आपको जो अंगूठी हमने पहनाई थी वो बड़ी हो गई थी और इसलिए आपने उसे निकाल दिया था। तो ये जानने के बाद गया और मैं आपके लिए ये अंगूठी बना लाया, और इसे अब अपनी उंगली से मत निकाला, अच्छी बात नहीं होती है ऐसे अंगूठी हाथ से निकाल देना, ऐसा माँ कहती हैं। रूहानी को हल्का दर्द हो रहा था। वो हैरानी से समीर की तरफ देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर समीर का नेचर कैसा था। समीर उसे अंगूठी पहना के चला गया। रूहानी खामोश खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। उसके जाने के बाद वो भी रूपा को खोजने लगी। वो उसे खोजती हुई कॉरिडोर की तरफ जा रही थी कि तभी उसका हाथ पकड़ किसी ने खींच लिया। उसने देखा तो रूहान था जो उसे खींच के महल के पीछे ले जा रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था जो रूहानी ने देख लिया था, पर यह गुस्सा क्यों था वो समझ नहीं पाई। रूहानी को अपने साथ गुस्से में महल के पीछे अपने घर में ले आया था। रूहानी उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो उससे बोली, ठाकुर साहब छोड़े आप हमें, ये क्या बदतमीजी है, किसी ने देख लिया तो क्या समझेगा। वो बोल रही थी पर रूहान पर जैसे असर ही नहीं हो रहा था। रूहानी हाल के अंदर पहुंच के अपना हाथ किसी तरह छुड़ा के उससे दूर हुई और बोली, खबरदार जो आपने मुझे अब छुआ तो बहुत कर ली आपने अपनी मनमानी, अब बस बहुत हुआ। कभी सबके सामने डांस फ्लोर पर ज़बरदस्ती ले जाते हैं, कभी ज़बरदस्ती कमरे में रोक लेते हैं और कभी ज़बरदस्ती मुझे खींच के ले आते हैं। समझते क्या हैं आप खुद को। देखिए ठाकुर साहब, मैं आपसे बोल चुकी हूँ कि मेरी सगाई हो चुकी है और मुझसे अब दूर रहा कीजिए। ये बोल वो जाने लगी गुस्से में तो रूहान ने उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने कमरे में ले गया। रूहानी उसके ऐसे गोद में उठाने से और ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसने उसे देखते हुए कहा, ठाकुर साहब उतारें हमें, ये क्या हरकत है, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। वो बोले जा रही थी पर रूहान को जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उसे उठा के अपने कमरे में ले आया और वॉशरूम के अंदर ले गया। उसने उसे खड़ा किया और उसके उस हाथ को पकड़कर जिसमें समीर ने ज़बरदस्ती टाइट रिंग पहनाई थी उसे उतारने लगा। रूहानी ने यह देखकर उसे पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब,
ये बहुत टाइट है, नहीं निकलेगा, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़े। उसकी बात सुन रूहान ने उसकी उंगली पर हल्का सा सौंप लगाया और बहुत ही आराम से उसे बिना कोई तकलीफ दिए अंगूठी निकाल दी। रूहानी उसे शांत खड़े देख रही थी। रूहान ने उसका हाथ साफ किया और वहाँ रखे टॉवल से उसके हाथ को पोंछने लगा। फिर वो रूहानी को कमरे में लेकर आया और समीर के ज़बरदस्ती अंगूठी पहनने से जो जख्म हो गया था उसकी उंगली में उस पर क्रीम लगाते हुए कहा, उस समीर को समझा दो कि आप मेरी अमानत है। अगर अगली बार उसने ऐसा कुछ किया जिससे आपको कोई तकलीफ़ होगी तो मैं उसे वो तकलीफ़ दूंगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। ये कहते हुए रूहान का ध्यान सिर्फ रूहानी के हाथ पर था। रूहानी अपना हाथ उसके हाथ से दूर करने लगी तो रूहान ने उसका हाथ हल्के से पकड़ लिया। ये देख रूहानी समझ गई कि रूहान उसका हाथ अभी छोड़ना नहीं चाहता है। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, आपने उसे मना क्यों नहीं किया? जब आपको वो अंगूठी नहीं हो रही थी तो आप उसे बोल नहीं सकती थी? वैसे तो आप बहुत बोलती हैं। उसके ये कहने पर रूहानी ने नज़रों को नीचे झुका के कह दिया, आपने शायद देखा नहीं था, पर दीदी और जीजा जी की नज़र वहीं थी, तो कैसे जता देती, ये बोल देती। इस पर रूहान ने गुस्से में कहा, अगर दोबारा ये हुआ तो मैं समीर को ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं सब सहन कर सकता हूँ पर आपका दर्द नहीं, समझी आप? और अब जाइए, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। उसके कहने पर रूहानी उठ के चली गई। उसके जाने के बाद रूहान ने नील को कॉल किया और उससे बोला, नील मैं एक पिक भेज रहा हूँ और साइज मुझे बिल्कुल हूबहू वैसी ही रिंग चाहिए, 1 घंटे में, जल्दी करो। ये बोल रूहान ने उसकी बात बिना सुने कॉल कट किया और उसे पिक और साइज़ भेज दिया। रूहान वापस पार्टी में नहीं गया, वो अपने कमरे में ही रहा। वो बैठा कुछ काम कर रहा था कि तभी सलोनी, रूपा और बच्चों के साथ आई खाना लेकर। उसे इस तरह आता देखकर रूहान उठ के बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उसका एक हाथ पकड़ के उसे बिस्तर तक लाते हुए बोला, भाभी अभी आप ठीक नहीं हो, क्यों इधर उधर घूमती रहती हो, और वो भी शोर को लेकर? अभी कुछ हो जाए तो चलिए बैठिए। ये कहते हुए उसने सलोनी को बिस्तर पर बैठाया और बच्चे को बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। रूहान खुद आकर सलोनी के सामने चेयर पर बैठ गया। सलोनी ने रूपा के हाथों से थाली लेते हुए उससे कहा, सबकी जितनी परवाह है पर खुद के साथ लापरवाही क्यों करते हो देवर जी? कितनी बार कहा है कि खाना वक्त पर खाया करो। चलो अब सब छोड़ो, पहले खाना खा लो। ये बोलती हुए उसने उसे थाली पकड़ा दी। रूपा बच्चे को थपकी देकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। सलोनी ने रूहान की तरफ देखते हुए कहा, वैसे आपको समीर कैसा लगा? हमें तो वो रूहानी के लिए बिल्कुल बहुत पसंद है, बहुत प्यार भी करता है। जिस तरह से वो रूहानी को देखता है हमें तो यकीन है कि उसके दिल में रूहानी के लिए बहुत कुछ है। क्या बोलते हैं आप देवर जी? उसकी इस बात पर रूहान ने बस इतना कहा, ज़रूरी नहीं भाभी, जो जैसा दिखता हो वो ऐसा असल ज़िंदगी में हो। मुझे समीर कभी पसंद नहीं था और ना होगा, ये मेरे दिल की बात है। ये बोलते वक्त रूहान के चेहरे पर आए हल्के गुस्से को सलोनी महसूस कर पा रही थी। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर मुझे तो ठीक लगा और हमारी रूहानी भी अब उसे पसंद करने लगी है। आखिर उसकी पसंद ही थी। मुझे लगता है रूहानी उसके साथ खुश रहेगी। इस पर रूहान ने कहा, ज़रूरी तो नहीं कि रूहानी ने मन से ही हाँ कहा, ये भी तो हो सकता है भाभी उसने अपने मौसा जी के लिए हाँ किया हो। वैसे भी वो मन की बात कहती कहाँ है, वो तो बस दूसरों के मन की बात को मान लेती है बिना ये सोचे कि उसे क्या चाहिए। सलोनी बहुत ध्यान से रूहान के चेहरे पर आ रहे हाव भाव को देखे जा रही थी। वो जो देखने आई थी उसने देख लिया था। वो पता करने आए थे कि आखिर रूहान के दिल में क्या था जो उसने पता किया था पर अभी पक्का होना बाकी था, जो वो अब करना चाहती थी। पर तभी उसका बच्चा रोने लगा। सलोनी ने उसे उठाते हुए कहा, अच्छा रूहान भैया मैं चलती हूँ, इसके दूध का वक्त हो गया, आप खाना खा के आराम करें। ये बोल वो रूपा के साथ चली गई। रूहान खाने की थाली को टेबल पर रख कर ऊपर छत पर चला आया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। रूहान ऊपर घूम रहा था कि तभी नील का फ़ोन उसके पास आया। उसने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, हाँ नील, ले आया आप? उधर से नील ने उससे कहा, हाँ सर मैं ले आया। एक काम करो, मेरे रूम में रख दो और चले जाओ। ये बोल उसने फ़ोन रख दिया। नील ने भी वैसा ही किया जैसा रूहान ने कहा था। उसने एक छोटा सा बॉक्स वहाँ रखा और चला गया। रूहान छत पर खड़ा अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट को देख रहा था कि तभी उसके कानों में सारंगी की आवाज़ आई। कुछ बंजारे दूर रेत पर आग जलाए अपना मनोरंजन करने के बजा रहे थे। तभी उसने देखा उन्होंने गाना बजाना बंद कर दिया था। अब रात बहुत सन्नाटे होने वाली थी। वो नीचे जाने वाला लगा तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो रूहानी छत पर थी। वो खड़ी बंजारों को देख रही थी कि तभी उसने गाना शुरू किया।
रात चुपचाप दबे पाँव चली जाती है, रात खामोश है रोती नहीं हंसती भी नहीं। रात चुपचाप दबे पाँव चली जाती है, रात खामोश है रोती नहीं हंसती भी नहीं है। रात चुपचाप दबे पाँव चली जाती है। रूहान उसे देखे जा रहा था। रूहानी गुलाबी कलर की सिंपल सी साड़ी पहने, बाल खुले हुए उसे और शॉल लिए गाए जा रही थी। इस बात पर बेखबर कि रूहान उसे देख रहा था। रूहान की नज़र उसके चेहरे पर थी जो एक तरफ से दिख रही थी। रूहानी गा रही थी कि तभी रूहान महल की छत पर आ गया। उसने वहीं खड़े रूहानी को देखा जो ऊपर बने पुल की मुंडेर पर बैठी उसमें तैर रहे फूलों और दियों को देखकर गा रही थी। रूहानी ने जैसे गाना ख़त्म किया वैसे ना जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क पड़े। रूहानी ने जब उसे ऐसे रोते देखा तो उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रूहानी ने जैसे रूहान के हाथ को अपने कंधे पर महसूस किया, उसने उठ के उसकी तरफ देखा। वो इस वक्त रूहान को वहाँ देखकर हैरान थी। रूहान उसके आंखों में चमक रहे आंसुओं को देख रहा था। रूहान उसके पास आते हुए बोला, आपकी आंखों में आंसू क्यों, जान सकता हूँ? किसी ने कुछ कहा आपको? क्या हुआ बताओ मुझे। रूहानी ने उससे दूर होते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही मन भारी था। ये बोल उसने अपने आंसू साफ किए। रूहान ने उसे कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत किया करो क्योंकि आप बोल नहीं पाती हैं। अब बताओ क्या बात है जो आप उदास हो? किसी ने कुछ बोला है क्या आपको? रूहान के पूछने पर रूहानी ने उसके हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो बस ऐसे अपनी छत पर खड़ा था तो देखा आप थी, फिर आपकी आवाज़ सुनी और रुक गया। वैसे गाती बहुत अच्छा है आप, कहीं से सीखा है या फिर? ये बोल रूहान उसे मुस्कुरा के देखने लगा। मौसा जी बताते हैं कि माँ गाया करती थी, ये उनका पसंदीदा गाना है, तो कभी कभी उनकी याद आ जाती है तो गा देती हूँ। ये सुनते ही रूहान ने उससे कहा, मतलब आपको आपकी माँ की याद आ रही थी और इसलिए आप उदास थी और इसलिए आपकी आंखों में आंसू थे? रूहानी ने मुंह फेर कर कहा, हाँ अक्सर आ जाते हैं जब उन्हें याद करती हूँ। अब आप हमें छोड़ेंगे? रूहान ने उसे देखते हुए कहा, क्यों, मेरे पास आने से कुछ होता है जो आप हमेशा दूर जाने की बात करती हैं, या फिर मेरे पास आने से आप पिघलने लगती हैं? आपके दिल पर आपका काबू नहीं रहता है? ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को पकड़ के अपनी तरफ कर लिया। रूहानी खामोश खड़ी थी। रूहान उसे देखे जा रहा था। क्या जवाब देगी रूहानी रूहान के सवालों का? सलोनी के दिमाग में क्या चल रहा है? आखिर वो रूहान के दिल की बात कैसे जानेगी? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।